Hello everyone and welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 4th of April to 10th of April. We have three important news articles to be discussed. First one is related to stagflation, another one is related to Venezuela oil arrival to India, and the third article is related to ports manufacturing sector. Moving further, let's start with our first news article which talks about stagflation. देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शंस आए हुए हैं एंड इट इज़ बीइंग प्रिडिक्टेड दैट आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया स्टैगफ्लेशन के एक फेज से गुजरे. अब स्टैगफ्लेशन क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं, बट स्टैगफ्लेशन समझने से पहले हमें दो की टर्म्स को समझना होगा. वन इज़ इन्फ्लेशन and the other one is deflation. तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का एक कंसिस्टेंट बेसिस पे धीरे धीरे बढ़ते रहना को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, कोई चीज़ 50 की है तो वो 55 रुपीज़ की हो गई, 58 रुपीज़ की हो रही है धीरे धीरे विद टाइम. सो दैट इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड ऐसा होने का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो बेसिकली होता है कि डिमांड इज़ बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी. एंड मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड क्यों करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की? बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी जॉब्स लग रही होंगी, उनके हाथों में पैसे आ रहे होंगे एंड plenty of other stuff like that. So कहीं ना कहीं अगर एक consistent basis पे इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, that means it's a very good sign for the economy. ऑन द कॉन्ट्रारी, डिफ्लेशन का मतलब बेसिकली होता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस धीरे धीरे डिक्लाइन करें. ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका जो सिग्नल है वो ये है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जॉब्स डिक्लाइन कर रही हैं, लोगों के हाथों में पैसे नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई द डिमांड इज श्रिंकिंग, द डिमांड इज डिक्लाइनिंग, विच इज़ मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेशन, दैट इज ग्रेजुअली डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखते हैं, ये दोनों टर्म्स तो हमने देख लिए, तो ये स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन एक कंडीशन है जो किसी भी इकोनॉमिक कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही फियर्ड कंडीशन होती है. ठीक है, स्टैगफ्लेशन जो टर्म है ये बना है बेसिकली दो टर्म्स को मिला के. वन इज स्टैग्नेशन एंड द अदर वन इज इन्फ्लेशन. इन्हीं दोनों टर्म्स को मिला के बनाया गया है स्टैगफ्लेशन. अब स्टैगफ्लेशन से में देखते हैं कि स्टैग्नेशन का मतलब क्या है. नाम से ही क्लियर है, स्टैग्नेंसी है. स्टैग्नेंसी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो रही है, प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है. जैसे कोई कंपनी अगर 200 शर्ट्स बनाती थी तो वो 150 शर्ट्स बना रही है या वो 100 शर्ट्स बना रही है. सो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री. ठीक है, तो लेस प्रोडक्शन हो रहा है एंड उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब लोगों की जॉब्स जा रही हैं, मतलब कि लोगों के हाथों में पैसे कम आ रहे हैं जॉब्स जाने के बाद. ठीक है ना. सो इकोनॉमी स्लो डाउन पे है, लेस प्रोडक्शन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड डिक्लाइन हो रही है. ऑलराइट, डिमांड डिक्लाइन करेगी. ठीक है, एंड मैंने आपको बताया डिफ्लेशन में जब डिमांड डिक्लाइन करती है तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी धीरे धीरे कम होते हैं. बट स्टैगफ्लेशन में इसका ऑपोजिट होता है कि एक तरफ तो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से फैक्ट्रीज का कम हो रहा है. ठीक है, ऑलराइट. तो इसी के साथ साथ, ऐसा होने के साथ साथ जो है इन्फ्लेशन हो रहा होता है, प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बड़े तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं. मतलब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है बट उसके बाद भी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं. Alright, and इसी कंडीशन को, which is a very feared condition in the economic scenario for a country, is known as stagflation, the worst of both worlds, root cause. ठीक है, तो stagflation बोलते हैं इसको. And most of the time जो stagflation है उसका रीज़न होता है कि सप्लाई शॉक. अब सप्लाई शॉक बेसिकली ये है कि जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ के बनने में, ऑलराइट, तो उस रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में. सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद सप्लाई शॉक्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है, तो अभी जो करंट सिनारियो है हमारे स्टैगफ्लेशन का, उसका पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है ऑयल की अवेलेबिलिटी
एलपीजी की अवेलेबिलिटी का जो डिक्लाइन हो रहा है हमारे देश में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आने वाले टाइम में हम स्टैगफ्लेशन में जा सकते हैं। ऑल राइट, फाइन, ठीक है। अब ऑयल का जो सप्लाई है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हम लोग वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, हमारे लिए ऑयल क्यों इतना ज़रूरी है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा फार्मिंग है, वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड फर्टिलाइजर्स के बनने के लिए पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर वेरी मच नीडेड, ठीक है। तो अगर पेट्रोलियम या क्रूड हमारे देश में नहीं आ पाएगा तो हमारा फर्टिलाइजर्स नहीं बन पाएंगे, एंड हमारे फर्टिलाइजर्स नहीं बन पाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर विल सफ़र। इसी के साथ साथ आप छोटी से छोटी चीज़ से लगा के बड़ी से बड़ी चीज़ जो हमारी फैक्ट्रीज़ में बनती है, उन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्रूड ऑयल या उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वो पेट्रोकेमिकल्स अगर इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल पाएंगे जो कि हमें क्रूड या पेट्रोलियम से मिलते हैं, नहीं मिल पाएंगे हमारी फैक्ट्रीज़ को, तो क्या होगा उससे, हमारी फैक्ट्रीज़ विल शट डाउन। ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयर्स को उनके सैलरीज नहीं दे पाएंगे, तो हमारी फैक्ट्रीज विल शट डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल ऑब्लिक क्रूड ऑयल ऑब्लिक पेट्रोलियम इन दिस कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते तो हमारे घर, ठीक है, हमारे घर में हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, या एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। अगर एलपीजी हमारे देश में नहीं आ पाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो होम्स हैं, या फूड इन्फ्लेशन कह सकते हैं, खाना, तो उसके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी आर इम्पैक्टेड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ सप्लाई शॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑयल ऑब्लिक क्रूड ऑब्लिक पेट्रोलियम, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। सो इसलिए जो है, इंडिया इज अ वेरी मच वल्नरेबल कंट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑयल अनअवेलेबिलिटी इन द कंट्री, ठीक है, फाइन। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि 2012 की जो यूक्रेन क्राइसिस थी, उस टाइम पे भी पेट्रोल के प्राइसेस तो बहुत बड़े थे। तो जो करंट वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो क्रूड है उसको आने में प्रॉब्लम आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड है फ्रॉम वेस्ट एशिया टू इंडिया, जो उसके मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस। 2022 की जो यूक्रेन क्राइसिस थी, उस टाइम पे भी जो है सप्लाई शॉक ऑफ ऑयल था कहीं ना कहीं, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं हुआ था उस टाइम पे, बिकॉज कि अवेलेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, ठीक है ना। मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आया था ड्यूरिंग द यूक्रेन क्राइसिस, बट आराम से इंडिया वाज एबल टू एक्सेस ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर लोकेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे कहीं ना कहीं सप्लाई शॉक था, बट वो लिमिटेड इम्पैक्ट का था, एंड उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्रीज विद गुड अमाउंट। बट करेंटली जो वेस्ट एशियन क्राइसिस है, इसमें कंप्लीट स्टॉपेज हो रहा है with respect to movement of oil from West Asia to India, and India is very much dependent on West Asia with respect to oil. हमारा 55 से 60% ऑफ हमारा ऑयल LPG comes from West Asia, ठीक है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज पे हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यही कंट्रीज इस टाइम वॉर में है, एंड अलॉन्ग विद दैट वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस इज ब्लॉकेड ऑफ Strait of Hormuz. All right, Strait of, so blockade of Strait of Hormuz, HORMUZ, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वेस्ट एशिया जो यूक्रेन क्राइसिस थी 2022 की, उस टाइम पे भी सप्लाई शॉक आया था, बट उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट जो करंट वेस्ट एशियन क्राइसिस है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही जो है, ये वही कंट्रीज़ ही इसमें वॉर में शामिल हैं, एंड जो रास्ता है पूरा वो ब्लॉक हो रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। तो इस बार सिर्फ पेट्रोलियम के प्राइसेज ही नहीं बढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल ही कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश हो सकती है आने वाले टाइम में, वो प्रॉब्लम एक आ सकती है, ठीक है। अब ये जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन को एक पॉलिसी ट्रैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिसी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज जब कभी भी कोई इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की सिनेरियो या कंडीशन में होती है, तो उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इनइफेक्टिव हो जाती है मैं बताता हूं आपको। देखिए, आरबीआई देखता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, स्टैग्नेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो
इंटरेस्ट रेट्स हैं जिससे लोगों के हाथों में आसानी से पैसा मुहैया कराया जाए, जिससे कि लोन्स सस्ते किए जाएं। तो आरबीआई सोचता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही है, तो क्यों ना इनको जो है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए क्यों ना लोन्स को सस्ता किया जाए। एंड इसके चलते आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देता है, जो बेसिकली रेपो रेट बोलते हैं जिसको, या पॉलिसी रेट बोलते हैं जिसको, उसको रिड्यूस करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन्स ले सकें। तो जब लेकिन आरबीआई ऐसा करता है तो लोन्स तो बिकम चीप, बट इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के हाथों में और ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा इंजेक्ट होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। एंड ऑलरेडी आपने स्टैगफ्लेशन में देखा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा तो उससे बिजनेसेस को हो सकता है हेल्प मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई का ये वाला, तो आरबीआई इसको यूज़ नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन क्या बढ़ता है आरबीआई के पास, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन था, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से इंपैक्ट ये पड़ता है इकोनॉमी में कि लोन्स लेना महंगा हो जाता है। ठीक है, तो लोन्स लेना जब महंगा होगा सो फैक्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन करते हैं कंट्री में। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट कंडीशन में है, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है स्लो डाउन में है, एंड ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को लोन जो है सस्ते रेट पे देने चाहिए रादर देन महंगे रेट पे। ठीक है, तो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, तो ऑलरेडी जो स्लो डाउन में है हमारी इकोनॉमी विल फर्दर गो इनटू स्लो डाउन। तो ना ही ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दिस बिकम्स द डायलेमा ऑफ फॉर आरबीआई कि वो क्या अप्रोच लेके आए, एंड एज अ रिजल्ट इट इज सेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव एंड इसी को बोलते हैं पॉलिसी ट्रैप विद रिस्पेक्ट टू स्टैगफ्लेशन। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बेसिकली इंडिया जो है अपनी इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्रूड एंड पेट्रोलियम। मतलब जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, हिस्टोरिकली जो डिपेंडेंसी रही है वेस्ट एशिया एंड उसकी कंट्रीज में, ठीक है, तो इंडिया सिर्फ वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नीड फॉर ऑयल। ठीक है, इसीलिए इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाए अपने ऑयल के, अब इंडिया जो है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, एंड इंडिया हैज़ चूजन वेनेजुएला एज एन ऑल्टरनेट, एंड अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन बैरल्स 12 मिलियन बैरल्स ऑफ वेनेजुएला का जो क्रूड है, जो ऑयल है, जो वेनेजुएला से आएगा, ठीक है ना, वो इंडिया में आएगा। ठीक है, 6 इयर्स का हाई है, जितना हमने कभी भी पहले नहीं लिया वेनेजुएला से। ठीक है, तो आप मैप देख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ कार्गो वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ऑलराइट, अब इसमें एक फ़ायदा है इंडिया को कि द फायदा ये है कि जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल होता है, जो क्रूड होता है, वो बेसिकली इट इज़ हैवी एंड थिक। ठीक है, एंड इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं, जो इंडिया के जो वी आर वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एंड उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडिया वेनेजुएला का जो थिक ऑयल है उसको आराम से रिफाइन कर सकता है। सो वी हैव एन टेक्नोलॉजिकल एज विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग वेनेजुएलाज ऑयल। बट इसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जब इंडिया वेस्ट एशिया से इंपोर्ट कराती है ऑयल को, तो वो हमारे यहाँ 3 से 4 दिन के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, बट जब इंडिया यहाँ से इंपोर्ट कराएगी, वेनेजुएला से इंपोर्ट कराएगी, तो ये 3 से 4 वीक्स लगेंगे। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते और मे बी 5 वीक्स एज वेल। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस ऑयल का। ठीक है, तो ये हमारे एक बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। इसी के साथ साथ हमारा एक और बहुत बड़ा इशू है कि यूएस सैंक्शंस का। किसका है? यूएस सैंक्शंस का है। पॉलिटिकली आप देखें तो यूएसए एंड वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एंड जैसे हम ईरान से पहले ऑयल इंपोर्ट कराते थे, एंड ड्यू टू सैंक्शंस ऑफ US we had to reduce our oil imports from Iran. India is like very much whimsical कि कहीं ना कहीं US सैंक्शंस की वजह से इंडिया को वेनेजुएला से भी अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को रिड्यूस ना करना पड़े। तो एक ये इशू है।
दूसरा तो मैंने आपको बताया ही कि लॉजिस्टिकल इशू है, क्योंकि इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। जो हमारा वेस्ट एशिया से हम तेल मंगाते हैं वो 3-4 दिन में आराम से आ जाता है, वेरस जब हम वेनेजुएला से ऑयल मंगाएंगे तो ये अच्छा खासा टाइम हमारा ले लेगा, दैट मीन्स 4 हफ्ते के आसपास। ठीक है, अब इसमें इंडिया क्या कह सकती है? इंडिया शैल फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड यूएसए के सैंक्शंस को ना मानते हुए यूएन बेस्ड सैंक्शंस पे फोकस करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ इंडिया शुड टॉक अबाउट मल्टी अलाइनमेंट, डाइवर्सिफाइंग द ऑयल बास्केट अक्रॉस रशिया, वेस्ट एशिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, रिफाइनरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको लेवरेज करना चाहिए, एंड वी शुड गो फॉर वेनेजुएला का क्रूड ऑयल, एंड अलॉन्ग विद दैट हमको जो है शिफ्ट करना चाहिए अपना एनर्जी सेटअप। दैट मीन्स कि हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो अचीव हो सके, और हमारी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वो रिड्यूस हो सके। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे जो मार्केट है स्पोर्ट्स गुड्स का, वो है अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का, अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का। और इंडिया बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट का, इस $50 बिलियन मार्केट में सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई भी फोकस नहीं है, एंड वी आर वेरी मच बिहाइंड इन विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। एंड सीइंग द गुड दिस ह्यूज मार्केट, हम काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप है ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करने का स्पोर्ट्स गुड्स को। ठीक है, तो उसी पे ही आर्टिकल है, एंड इट टॉक्स अबाउट एनहांसिंग आवर स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी, एक तो पहले ही हम ग्लोबल लेवल पे बहुत पीछे हैं स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिया के लेवल पे बात करें हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्पोर्ट्स का गुड्स का, जैसे क्रिकेट बैट्स हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो स्पेशलाइज्ड लोकेशंस पे ही होता है, जैसे मेरठ यूपी, इट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स लाइक क्रिकेट बैट्स। ठीक है, जालंधर पंजाब, तो ये 2 ही लोकेशन है जहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारे देश में, कुछ स्पेशलाइज्ड लोकेशन में ही स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न कि हम इतना कम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में क्यों एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, रीज़न है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। जो भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो उनके पास ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही फंड्स की अवेलेबिलिटी है, बहुत ही छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, एंड दैट इज़ वन वेरी बिग रीज़न कि इंडिया पीछे है इतना स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉस्ट डिसएडवांटेज, हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इंडिया में जो लोकेशंस हैं ये पोर्ट से बहुत दूर हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बनी हुई चीज़ हम ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको पोर्ट्स तक लाने में एक अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ग्लोबल लेवल पे, जैसे चाइना हो गया, वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते स्पोर्ट्स गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे पास एक कॉस्ट डिसएडवांटेज होता है, एंड वी आर गुड्स बिकम लेस ल्यूक्रेटिव फॉर द ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑलरेडी द सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अदर कंट्रीज एट अ लोअर कॉस्ट, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इन इश्यूज को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? हमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म करके करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे? अभी के टाइम में जैसे कि इन आवर कंट्री जैसे एथलेटिक फुटवेयर्स हैं, ऑलराइट, तो अगर एथलेटिक फुटवेयर्स को बनाना होगा तो वी नीड रॉ मटेरियल्स जो कि हाई ग्रेड के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे हाई ग्रेड नाइलॉन। क्या होता है? हाई ग्रेड नाइलॉन। अब ये हाई ग्रेड नाइलॉन है। ठीक है, हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे एथलेटिक फुटवेयर्स बनाने वाले, उनको हाई ग्रेड नाइलॉन जो है किसी बाहर की कंट्री से मंगाना पड़ता है, जैसे कि चाइना हो गया। अब इस हाई ग्रेड नाइलॉन को इंपोर्ट करने की वजह से इस पे गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ लगाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में बनने वाले जो एथलेटिक फुटवेयर्स हैं
उसका कॉस्ट बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट ग्लोबल मार्केट में हमारा जो सामान है, जो हमारे गुड्स हैं, वो उतने सस्ते रेट पे नहीं बिक पाते। तो गवर्नमेंट को टैरिफ रैशनलाइजेशन करना चाहिए एंड जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई एंड रॉ मटेरियल्स हैं स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जिनका इस्तेमाल होता है, उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर सरकार को रिड्यूस करने चाहिए, टैरिफ्स को, टैक्सेस को कम करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा हो सके। ठीक है, तो ये हमें एक स्टेप हमें गवर्नमेंट को लेना चाहिए टू सपोर्ट द स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा है कंप्लायंस डेफिसिट। कंप्लायंस डेफिसिट का बेसिकली दिस मीन्स कि इंडिया में डोमेस्टिक लैब्स नहीं है जो सर्टिफाई कर सकें कि गुड्स बहुत अच्छे हैं हमारे, जो डोमेस्टिकली हमारे देश में बने हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने देश में एक जिम करने की कोई मशीन बनाई, अब इसको इस मशीन को यूरोप भेजना पड़ेगा सर्टिफाई कराने के लिए, और देश से यहाँ से आप भेजेंगे यूरोप सर्टिफाई कराने के लिए एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड अलॉन्ग विद दैट और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस लीड्स टू वेरी हाई कॉस्ट for the manufacturers in our country and most of the manufacturers with respect to sports goods are small enterprises, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती and as a result उनको सर्टिफिकेशन मिल नहीं पाता। ग्लोबल जो है, जो ग्लोबल बड़ी बड़े जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स जो हैं अब बाहर के ग्लोबल मार्केट में बिना सर्टिफिकेशन के जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे एंड अप विद लेस डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, इंडिया में ही ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल्स, विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स, कि इंडिया में ही सर्टिफाई हो जाए कि अगर कोई कपड़ा है वो फायर रेजिस्टेंट है, तो डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन या फिर इंटरनेशनल लेवल एजेंसीज होनी चाहिए जो कि इंडिया में हो, जो सर्टिफाई कर पाएँ कंपनीज को कि हाँ आपका मटेरियल जो है ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है, फायर रिटर्न ये फायर रेजिस्टेंट है या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना है। ऑलराइट, तो एक इस पे काम करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज लो वैल्यू एडिशन। देखिए अभी क्या है, व्हाट आर कंट्री सफर्स फ्रॉम इज, जो जैसे मेरठ में ही बैट्स बनते हैं, ठीक है, यही मेरठ के बैट्स ये जाएंगे ब्रिटेन में, यूके में, इंग्लैंड में, ऑलराइट, और वहाँ पे महंगे महंगे स्टिकर्स लगा के वहाँ के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड बनाकर बेचते हैं। बने वो हमारे देश में ही हैं, इंडिया में ही हैं, मेरठ में है। ऑलराइट, तो उसी पे ही बात की जा रही है कि इंडिया शुड सपोर्ट इट्स गुड्स एंड उनको एक अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में जो गुड्स बन रहे हैं बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बनते हैं। यूके की कंपनी इंडिया में फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है एंड इंडियन कंपनी वो उन गुड्स को बनाती है। फॉर एग्जांपल हाई एंड हॉकी हो गया या फिर बैट्स हो गए, यही बैट्स यूके जाएंगे, वहाँ पे उनकी ब्रांडिंग होगी, लोगो लगेंगे, ठीक है, वैल्यू एडिशन होगा बेसिक लेवल पे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एंड एज अ रिजल्ट उनको फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है गुड ब्रांडिंग करके। तो उसी पे ही बात की जा रही है कि हम खुद ही अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी ब्रांडिंग करें इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आवर गुड्स अब्रॉड। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पे अगर हम बात करेंगे, सो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन आवर कंट्री विल डेफिनेटली ग्रो। ऑलराइट, इसी के साथ साथ पॉलिसी सपोर्ट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जैसे मेरठ को हम प्रमोट कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा फंडिंग दे सकते हैं, बिकॉज मेरठ सिटी इन यूपी इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इसमें हम लेके आए एंड प्रमोट करें, तो दिस विल ऑल्सो लीड टू सपोर्टिंग स्पोर्ट्स सेक्टर। एंड NTTM नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसको अगर हम सही से यूटिलाइज करें स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सो डेफिनेटली दिस वुड हेल्प। ऑलराइट, ठीक है, इससे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा एंड बेटर वेजेस मिल पाएंगे, सो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। फाइन, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।